स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय सामाजिक का 2022 में जो पेपर हुआ था उसे लिखकर हल कराएंगे। यानी जिस प्रकार हम पुराने पेपर लिखकर हल कराते हैं उसी प्रकार इस सामाजिक को कंप्लीट 40 प्रश्न लिखकर हल कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समझते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आया था, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? किसके रचयिता पूछे हैं? हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर नंबर 2 सही है। हर्षचरित के रचयिता वाणभट्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये था आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय आपका चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अब दोनों प्रश्न को देख लेते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार आप लिखोगे, ये भी साथ साथ समझते रहें। तो यहाँ पर आप लिखोगे, बीच में उत्तर नंबर डालोगे काले पेन से और नीले पेन से लिखोगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही था? 2, यानी वाणभट्ट। उत्तर नंबर 2 डालेंगे, इसका 3 सही था, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इसी प्रकार करना है। अब हम 15 तक करा देंगे, उसके बाद समझाएंगे आपको। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, जो बी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? बी आकार की घाटी नदी के किस भाग में बनती है? तो ये निचले मार्ग में बनती है। किस में बनती है? निचले मार्ग में। ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व किसका पूछा गया है? पृथ्वी का औसत घनत्व, ये प्रश्न नंबर 4 है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5। नेक्स्ट प्रश्न है, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? किसका निर्माण पूछा है? भृगु का निर्माण। तो ये होता है समुद्र के किनारे। कहाँ होता है? समुद्र के किनारे। प्रश्न नंबर 6, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा गया है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये होते हैं डॉक्टर, इसका जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर 1 सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। जो ज्वालामुखी से जो निकलता है वो क्या होता है? लावा होता है। क्या होता है? लावा। विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 8, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे? आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। उत्तर नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। तो यह है मृत सागर। विकल्प नंबर 3 सही है। धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? ये आपका उत्तर नंबर 10, यानी गुप्त काल। किस काल के हैं? गुप्त काल। तो ये 10 हम प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे ये देख लेते हैं। बीच में लिखेंगे उत्तर नंबर 3 कौन सा सही था? तीसरा, निचले मार्ग में। उत्तर नंबर 4 कौन सा सही था? दूसरा, 5.5। उत्तर नंबर 5 दूसरा सही था, समुद्र के किनारे। इस प्रकार आपको लिखने हैं और प्रश्न के उत्तर हम प्रश्न के ही सामने ही टिक मार के हमने बता दिए थे। तो आपको यहाँ पर केवल इतना देखना है कि लिखना कैसे है पेपर में। उत्तर नंबर 6 क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उत्तर नंबर 7 क्या लिखोगे? लावा। उत्तर नंबर 8 क्या था? हाइग्रोमीटर। उत्तर नंबर 9 क्या था? मृत सागर। उत्तर नंबर 10 क्या था? गुप्त काल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है,
अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? कितने वर्ष शासन किया था? 20 वर्ष। ठीक है। मत विलास प्रहसन मत्स्य विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये प्रश्न नंबर 12 है और 12 का पहला सही है महेंद्र वर्मन। क्या सही है? महेंद्र वर्मन। जौहर प्रथा का प्रचलन ये राजपूत काल में था। वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर हो, जब आय और व्यय बराबर होगी तो वो संतुलित बजट होगा। कौन सा बजट होगा? संतुलित बजट, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारतीय कृषि में निम्नलिखित निम्न उत्पादकता का एक कारण है। निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, साग का प्रभाव, ये तीनों ही हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है। और इन्हें उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये देख लेते हैं। उत्तर नंबर 11 काले पेन से डालेंगे। इसका क्या सही था? तीसरा, यानी 20 वर्ष। उत्तर नंबर 12 क्या सही था? महेंद्र वर्मन। उत्तर नंबर 13 क्या सही था? राजपूत काल। उत्तर नंबर 14 क्या सही था? संतुलित बजट। उत्तर नंबर 15 क्या सही था? उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 समझते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा किसे कहते हैं? आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये समझ लेते हैं। ठीक है। उत्तर नंबर डालेंगे 16 काले पेन से, हेडिंग डालेंगे, काले पेन से लिखेंगे। डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है, डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन मतलब होता है इकट्ठा करना, संचयन से निर्मित होता है। इसका आकार प्राय त्रिभुजाकार होता है। तो ये डेल्टा की परिभाषा आप लिख देना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? कितने, यानी 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। ठीक है। ये दोनों हम दिखा देंगे आपको। यहाँ पर देख लेते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सूर्य ताप। तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। ये तीनों प्रश्न हम एक साथ देख लेते हैं। ठीक है। तीनों प्रश्न को हम एक साथ देख लेते हैं। 17 उत्तर नंबर 17। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। नेक्स्ट क्या था? प्रश्न उत्तर नंबर 18 वायुमंडल। वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? प्रश्न नंबर 19 सूर्य ताप। तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है। और प्रश्न नंबर 20 है आपका ज्वार भाटा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्या है? प्रश्न नंबर 20 ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं? यानी सागरी जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार अभी किस प्रकार आपको लिखना है ये समझा देते हैं। आपको किस प्रकार लिखना है ये देख लेते हैं। उत्तर नंबर 20 ज्वार भाटा, हेडिंग डालेंगे। सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरी जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। तो आप समझ गए ज्वार भाटा किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो जो अंतिम शासक था वो था आपका कैमुर्स था। ठीक है। कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध था? और 21 नंबर प्रश्न, दोनों ही प्रश्न हम दिखाते हैं आपको कि अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। ठीक है। आपका है 21 नंबर, ये है गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। 22 नंबर चाणक्य यानी कौटिल्य प्राचीन भारत में एक शिक्षक
दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। कौटिल्य विद्वान थे तथा वह चतुर राजनीतिक के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल्दी जल्दी इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपको केवल रिवीजन करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चोल वंश का संस्थापक। चोल वंश का संस्थापक था, चोल वंश का संस्थापक विजयपाल। विजयपाल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयपाल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयपाल। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम। कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। ठीक है। इस प्रकार दोनों के आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। इन दोनों के आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? तो ये तीनों प्रश्न हम आपको बताते हैं। ठीक है। पहले समझते हैं, पहले जो प्रश्न था आपका 23 नंबर। ठीक है। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल। 24 नंबर, मोहम्मद गौरी का गुलाम। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। इस प्रकार भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका था आंतरिक शक्तियाँ। तो ज्वालामुखी, भूकंप आदि को पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं, क्योंकि 1 नंबर में पूछा गया है। जितना पूछा गया है उतना आप लिख दें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण आपको बताने हैं। ठीक है। और हरित क्रांति का अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 26 दोनों देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 26 और 27। तो उत्तर नंबर 26, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण क्या थे? हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार करना, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति। उत्तर नंबर 27 डालेंगे, हरित क्रांति के बारे में लिखेंगे। भारत की नई कृषि नीति 1967-68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, अपरदन किसे कहते हैं? अपरदन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 28 है, अपरदन किसे कहते हैं। और प्रश्न नंबर 29 है, आग्नेय शैल किसे कहते हैं। और प्रश्न नंबर 30 है, संविधान किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये तीनों ही प्रश्न देखेंगे, 28, 29 और 30। 28 देखेंगे। अपरदन, अपरदन की परिभाषा आप लिखेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक कारकों के द्वारा चट्टानों का विखंडन होता है एवं एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसे अपरदन कहते हैं। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं चट्टानों का घिसकर अलग होना ही अपरदन कहलाता है। 29 नंबर प्रश्न था आपका आग्नेय शैल। आग्नेय शैल हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे, इसका निर्माण ज्वालामुखी की उत्पत्ति के समय, इसका निर्माण ज्वालामुखी की उत्पत्ति के समय निकलने वाले लावा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से होता है। इन शैलों को आग्नेय शैल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था आपका 30 नंबर प्रश्न। क्या पूछा था? संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान हेडिंग डाल लेंगे, संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है। संविधान क्या है? मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है, जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। तो इस प्रकार ये आपके अतला उत्तरी प्रश्न थे। इसी प्रकार आपको अपने पेपर में लिखना है। और सभी छात्र एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें, तब आगे बढ़ेंगे। सभी छात्र शेयर कर दें और कोशिश किया करें, जो प्रश्न हम करा रहे हैं आप आंसर में या कमेंट में लिखते रहें। ठीक है। फालतू की बातें बाद में होती रहेंगी। पहले पेपर आ रहा है तो उसकी तैयारी कर लो, बाद में सब बातें करते रहना। तो शेयर कर दिया सभी ने।
समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। 2 नंबर के प्रश्न हैं, ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न हैं। मैगस्थनीज के भारत वर्णन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। 31 नंबर प्रश्न है, उत्तर नंबर 31 डालेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मैगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था। मैगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज ने जो कुछ भारत में देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया है। मैगस्थनीज ने लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। मैगस्थनीज ने बताया कि भारत में सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन दिया जाता था। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। ये 2 नंबर के प्रश्न हैं और हम आपको बता दें, नॉर्मली आपको लघुत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न दोनों प्रश्नों में हम बता देते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों में मिनिमम कम से कम 4 लाइनें आप लिखें, लघुत्तरीय प्रश्नों में मिनिमम कम से कम 6 लाइनें लिखें। ज़्यादा लाइन आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइनें बढ़ा सकते हो कि आपका पेपर भी जो समय दिया है 2 घंटा उसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ऐसा भी मत करना कि 1 पेज भर दो, 2 नंबर के प्रश्न में आप 20 लाइनें लिख दो और लास्ट में 4 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32। राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन यानी प्रश्न नंबर 32 है। समझते हैं। उत्तर नंबर हमेशा आपको बीच में डालना है, काले पेन से डालना है और लिखना नीले पेन से है। राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन हेडिंग डाल लेंगे, लिखेंगे। राजपूत काल में भारत में राजतंत्री प्रणाली लागू थी। समाज में प्राचीन परंपराओं का बहुत महत्व था। समाज में वर्ण व्यवस्था लागू थी। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसाय के आधार पर अन्य जातियों का उदय हुआ, जैसे सोने के कार्य करने वाले को स्वर्णकार कहते थे। समाज में सती और जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास। चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास। तो उत्तर नंबर 33 चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास हेडिंग डाल लेंगे। चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था। चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। 3 अलग लेकिन संबंधित चालुक्य राजवंश थे। 3 थे, कौन कौन से? बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य। ये 3 चालुक्य राजवंश थे। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशन प्रथम थे। पुलकेशन द्वितीय के शासन काल के दौरान चालुक्य वंश चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो चालुक्य वंश का इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न है, उन्हें अपनी भाषा में लिखोगे तब भी आप लिख सकते हो, नंबर भी मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 34 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन हेडिंग डाल लेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भाग में व्यवस्थित है। ऊपरी सतह को भूपर्पटी, मध्य भाग को
प्रावार यानी मेंटल तथा निचले भाग को क्रोड कहते हैं। पृथ्वी की सबसे मोटी जो परत है, मोटी परत है वो मेंटल है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्रोड है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिख सकते हो आप उत्तर नंबर 35 चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण में अंतर हेडिंग डाल लेंगे काली पेन से, और चंद्रग्रहण एक तरफ लिखेंगे, सूर्यग्रहण काले पेन से लिख लेंगे। चंद्रग्रहण में सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्रग्रहण होता है। इसमें क्या लिखेंगे? सूर्यग्रहण में सूर्य की परिक्रमा के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्यग्रहण होता है। चंद्रग्रहण में लिखेंगे चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है, सूर्यग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व समझ लेते हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं हेडिंग डाल लेंगे। नंबर 1 परंपरागत खेती की प्रधानता है, फसलों की विविधता होती है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर होता है। छोटा भूजोत आकार होता है। ये विशेषताएं हैं। महत्व देख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे भारतीय कृषि का महत्व। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। भोजन के लिए महत्व है, देश के आर्थिक विकास के लिए महत्व है। ये प्रश्न नंबर आपका 36 था। प्रश्न नंबर 37 समझते हैं। प्रश्न नंबर 37 में क्या पूछा गया है उसे समझ लेते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे? ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे। महमूद उत्तर नंबर 17 डाल लेंगे। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। महमूद गजनी का मुख्य उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का था कि भारत की धन संपदा को प्राप्त करना। मुख्य उद्देश्य तो यही था। इस कारण उसने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। ठीक है। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 28 हेडिंग भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था है। इसमें मूल अधिकारों की व्यवस्था है। इसके अनुसार कानून सभी के लिए समान है। इसके अनुसार कानून सभी के लिए समान है। इसमें एक राष्ट्रीय भाषा की व्यवस्था है। इसमें सभी धर्मों को समान माना गया है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर किस प्रकार आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे ये समझ लेते हैं। उत्तर नंबर 39 चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं आप लिखेंगे। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उनका स्थानीय सुशासन था, जिसमें ग्राम में सुशासन की एक इकाई थी। यह व्यवस्था लोगों को आर्थिक और सामाजिक अधिकार देती थी। चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है और उसने श्रीलंका
और मालदीव पर अपना अधिकार जताया था। अंतिम प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न समझ लेते हैं। अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अंतिम प्रश्न है, सभी छात्र मैराथन क्लास जरूर देखें। मैराथन क्लास के साथ साथ प्रीवियस ईयर जो भी पेपर करा रहे हैं उसे देखें, ठीक है। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य वंश के महान सम्राट थे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार था, जो मौर्य वंश के शासक थे। अशोक ने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के समय में ही 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इस प्रकार ये पूरा पेपर था, पूरा पेपर ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।